हेलो एवरीवन। आज बिल्डिंग ड्राइंग के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लाइन डायग्राम क्या होता है, लाइन डायग्राम को हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं और क्या क्या कंडीशंस है जिनको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए लाइन डायग्राम प्लॉट करते समय। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम क्या होता है, तो लाइन डायग्राम होता है आपको एक लाइन का स्केच होता है, एक लाइन स्केच होता है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल लाइन को यूज़ करते हुए आप अपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग का एक डायग्राम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान आपको ओनर के अप्रूवल के लिए बनता है। जब ओनर उसको अप्रूव कर देता है तो फिर उस लाइन डायग्राम के बेसिस पे ही आपका जो मेन ड्राइंग बनता है, जो आपका वर्किंग ड्राइंग होता है, उसमें आपका मेन प्लान हो गया, आपका एलिवेशन हो गया, सेक्शन हो गया और सारे रेनफोर्समेंट के इन्फॉर्मेशन वो सारे आपको लाइन डायग्राम के अप्रूवल होने के बाद ही किए जाते हैं। तो लाइन डायग्राम एक स्केच का डायग्राम होता है, लाइन स्केच का, जो कि आपको स्केल पे रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर आप स्केल पे रखेंगे तो वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आप अगर एक सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो अब उसमें अगर आप स्केल पे नहीं काम करेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा दिखेगा। अगर आप 4000 बाई 3000 mm का एक रूम बना रहे हैं और आप उसको अगर स्क्वायर दिखा देंगे तो वो फिर एक प्रॉपर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं कंसिडर होगा। लेकिन स्केल नहीं चूज़ करने का यहाँ पे मतलब क्या, अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे लाइन डायग्राम का तो इसमें लिखा है कि इट इज़ अ लाइन स्केच नॉट टू स्केल विच इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ रूम्स, टॉयलेट, पैसेजेस, वेरांडा एटसेट्रा, पोजीशन ऑफ डोर्स, विंडोज एंड अदर ओपनिंग्स। मतलब ये एक लाइन स्केच है जो कि स्केल पे नहीं होता है, इसमें आपको सारे घर के इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल किए जाते हैं। अब स्केल पे नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर आपको रेक्टेंगुलर रूम बनाना है तो अगर आप एक ये रेक्टेंगुलर रूम बना रहे हैं और जैसे कि अभी हम इस रूम को बना रहे हैं, अगर हम इस रूम का साइज़ आपको बता दें कि ये 4000 बाई 3000 mm का है तो आप इसको मान लेंगे, क्योंकि आपको ये भी समझ में आएगा कि ये 4000 और ये आपको 3000 है, क्योंकि आप इसका रेक्टेंगुलर शेप देख करके समझ जा रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर में ये वाला लेंथ बड़ा है, ये वाला लेंथ छोटा है। तो ये वाला जो हम शेप बनाए हैं, तो क्योंकि ये जो स्केल हम यहाँ से यहाँ के लिए चूज़ किए हैं वो वाला स्केल यहाँ से यहाँ हो सकता है कि वो नहीं होगा, क्योंकि ये हम किसी स्केल पे नहीं बनाए, ये हम फ्री हैंड बनाए हैं। अगर हम स्केल पे बनाते तो अगर हम ये 4000 के लिए अगर हम 4 सेंटीमीटर का स्पेस लेते तो 3000 के लिए हमको 3 सेंटीमीटर का स्पेस लेना पड़ता। तो इसके कहने का यही मतलब है कि आप अगर एक फिक्स स्केल में उसको नहीं भी बना रहे हैं तो भी आपको रिलेटिव थोड़ा बनाना पड़ेगा, कि अगर आप रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो रेक्टेंगल के जैसा दिखे, स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर के जैसा दिखे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक फिक्स स्केल को फॉलो करे। ये है लाइन डायग्राम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन कि क्या होता है लाइन डायग्राम। अब लाइन डायग्राम दो तरह से हम लोग बनाएंगे, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, एक कमर्शियल बिल्डिंग का। आज वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइन डायग्राम बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कमर्शियल बिल्डिंग का लाइन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको लाइन डायग्राम के इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान रखने चाहिए लाइन डायग्राम बनाते समय। तो सबसे पहला पॉइंट कि इट इज़ ड्रॉन ओनली फॉर प्राइमरी अप्रूवल ऑफ द ओनर। ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जो लाइन डायग्राम बना रहे हैं इसका पर्पस कंस्ट्रक्शन पर्पस नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ ओनर का अप्रूवल है। ओनर एक बार इस ड्राइंग को अप्रूव कर दे, फाइनल कर दे, उसके बाद आप इसके बेसिस पे आप अपना एक्चुअल प्लान बनाएंगे जो आपका साइट पे जाएगा, जिसके बेसिस पे कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको द डायमेंशन शोन इन अ लाइन डायग्राम आर इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशंस। अब ये इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन आप समझ रहे होंगे, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अभी हम यहाँ दिखा रहे थे 4000 बाई 3000 mm का रूम है, ये रूम विथ वॉल इंक्लूडेड है या विदाउट वॉल इंक्लूडेड है। तो अगर आप लाइन डायग्राम में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये आपका क्लियर डायमेंशन है इनर टू इनर। इसमें आपको वॉल की थिकनेस, अगर आप 200 mm का वॉल ऊपर और 100 mm का वॉल नीचे दे रहे हैं तो वो 300 mm इसमें लाइन डायग्राम में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा आपका फिर मेन वाले प्लान में। जब आपका ये अप्रूवल हो जाएगा ओनर की तरफ से कि ये वाला प्लान उसको अप्रूव्ड है, फिर आप इसको बनाएंगे आपके मेन वाले ड्राइंग में। फिर आप वॉल थिकनेस को, इस साइज़ के अलावा फिर आप वॉल थिकनेस का भी ध्यान रखेंगे उसमें कि वॉल कितना थिक है, और फिर यहाँ से आपका दूसरा वाला रूम स्टार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, तो लाइन डायग्राम में आपको जो डायमेंशंस होते हैं वो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशंस होते हैं। उसके बाद पोजीशंस ऑफ कॉलम्स, जिसको हम लोग पिलर्स भी कहते हैं, आर नॉट शोन इन द लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में आप कॉलम का लोकेशन नहीं शो करेंगे। जैसे आपका रूम है, आपने 4 एजेस पे यहाँ पे कॉलम्स डिसाइड किए हैं, तो ये कॉलम अभी आपके इंपॉर्टेंस का इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ये आपको ओनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कॉलम्स कहाँ प्लॉट कर रहे हैं। ओनर को मतलब होता है कि आप आपके उसके प्लॉट को आप किस तरह से एक प्रॉपर, अगर हाउस प्लान बना रहा है तो किस तरह से आप रूम्स में, बाथरूम्स में, वरंडाज में, बालकनीज में आप डिवाइड कर रहे हैं, वो उसको अप्रूव करेगा। आप सिविल इंजीनियर होने के नाते आपका काम है कि आप उसको सेफ बनाइएगा। तो जब लाइन डायग्राम बनाइएगा आप, तो आप उसमें कॉलम शो नहीं करेंगे, और फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा, फिर जब उसका मेन प्लान बनने लगेगा, तो फिर आप उसमें कॉलम लोकेशंस एंड कॉलम के साइजेस भी रिइंफोर्समेंट के साथ फिर आप उसमें शो करेंगे कि आपको कितने साइज के कॉलम्स कहाँ कहाँ पे लगेंगे, किस ओरिएंटेशन में लगेंगे। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस फेस में उसका लॉन्गर साइज आएगा, वो सारा आपको मेन प्लान में आएगा, वो इस लाइन डायग्राम में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद नो कॉलम शुड बी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर। अगर आप एक लाइन डायग्राम बना रहे हैं, यह आपका रूम है, यह आपका दूसरा रूम है, और यहाँ पे आपका बरंडा है, और यहाँ से आपका मेन स्टेप्स है जो आप सामने से चलेंगे। तो अगर आपका ये डोर अगर आप इसमें दिखा रहे हैं, तो ये आपका दोनों डोर है, तो इस डोर के सामने में कोई भी कॉलम्स नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना है लाइन डायग्राम बनाते समय। मतलब शो नहीं करना है कॉलम इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कॉलम्स को इस डोर के सामने प्लॉट नहीं करने वाले हैं, ये आपका मेन डोर है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको लाइन डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपको प्लान मीन्स प्लान एट विंडो सिल। अब प्लान क्या होता है, तो आप बेसिक आइडिया में तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको बोला जाए कि एक प्लान बना रहे हैं, तो मतलब है कि आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं आप उस फ्लोर को देख रहे हैं किस लेवल से। आप ये भी तो हो सकता है ना कि आप प्लान के खिड़की के टॉप के लेवल से देख रहे हो या खिड़की के बॉटम के लेवल से देख रहे हो, तो आपको उसमें इंफॉर्मेशंस में चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप विंडो के टॉप से देखेंगे तो उसमें आपको पूरे रूम्स में एक भी ओपनिंग दिखाई नहीं देगा। अगर आप विंडो के टॉप से देखते हैं, टॉप मतलब आप छत के नीचे और विंडो के ऊपर वाले पोर्शन से अगर आप कट करेंगे एक रूम को, तो आपको एक रूम में सिर्फ ये 4 वॉल्स दिखाई देंगे, क्योंकि आपके डोर्स एंड विंडोज वो तो सारे नीचे रह गए। अब इस वॉल के ही अंदर में आपको डोर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि विंडो के टॉप से इसको प्लान नहीं देखेंगे। हम लोग इस प्लान को, जिसको हम लोग प्लान बोलते हैं, वो चाहे वर्किंग ड्राइंग हो चाहे लाइन डायग्राम हो, आपको प्लान हमेशा विंडो के सिल लेवल से होगा। विंडो का सिल लेवल क्या होता है, जो विंडो का बॉटम लेवल होता है। अगर हम लोग वहाँ से एक प्लान लेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमारा विंडो आने वाला है इतना दूर, तो जब हम सिल लेवल से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सिल के पास जो एक कटिंग है वो ऑब्टेन करेंगे। अगर हमारा एक ये घर है, ये हम सामने से एलिवेशन बना रहे हैं, इसमें आपका इस तरह से डोर बना हुआ है और इस तरह से आपका एक विंडो बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपका वेंटिलेशन है। तो अगर आप इस सिल लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर से, मतलब सिल लेवल कहने का मतलब होता है कि सिल लेवल से थोड़ा ऊपर जब हम उसका प्लान लेंगे तो हमें ये विंडो वाला ओपनिंग आएगा, फिर ये डोर वाला भी ओपनिंग आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ विंडो है, अगर हम लोग इसको इधर नहीं, अगर हम लोग इधर दिखाते हैं तो यहाँ आपका विंडो है और यहाँ आपका डोर है। अगर हम इस एलिवेशन को इस तरफ, ये वाला फेस मेरा इस तरफ का फेस अगर बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। तो ये आएगा आपका, मतलब ये तो मेन ड्राइंग की बात हो गई। जब हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तो ये सिर्फ इस तरह से आएगा, ये विंडो और ये आपका डोर। तो प्लान जो हम लोग बना रहे हैं, ये आपका प्लान हुआ और ये आपका हो गया एलिवेशन। तो प्लान जो हम लोग किसी भी चीज़ बनाएंगे, चाहे अब ये आपका वर्किंग ड्राइंग का, तो वर्किंग ड्राइंग का भी आप प्लान बनाइए या आप लाइन डायग्राम का प्लान बनाइए। प्लान को हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो विंडो के सिल लेवल से देखेंगे। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग प्लान को कट करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा उस बिल्डिंग में वो हम लोग प्लान में शो करेंगे, चाहे वो डोर का ओपनिंग हो, विंडो का ओपनिंग हो। और आपको इस लेवल पर और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन होते नहीं है, फिर आपको बाकी वॉल्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। तो ये सबसे आइडियल प्लेस होता है, विंडो के थोड़ा ऊपर से प्लान लेना, ये सबसे आइडियल प्लेस होता है। इसमें आपको रूम्स के सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। ये आपको इसमें भी काम आएगा, लाइन डायग्राम में भी। ये आपको मेन प्लान जब आप वर्किंग ड्राइंग का बनाएंगे आगे के यूनिट्स में, तो उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डोर एंड विंडो साइजेस। क्या क्या आप डोर एंड विंडो के स्टैंडर्ड साइजेस लेते हैं अपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो आपको डोर का साइज होता है 1200 बाई 2100 mm। ये mm में है सारे डायमेंशंस। और विंडो का साइज होता है 1000 बाई 1500 mm। अब इसमें से विथ कौन सा है, लेंथ हाइट कौन सा है, तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है विथ इनटू हाइट, मतलब ये विथ है ये हाइट है, फिर यहाँ भी ये विथ है ये हाइट है। तो मतलब डोर का हाइट 2100 mm, इसको हम लोग अगर फिट में कन्वर्ट करें तो ये 7 फीट होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है किसी भी घर में। और विंडो का जो हाइट है ये 1500, मतलब 5 फीट आपका स्टैंडर्ड साइज होता है विंडो का। तो ये दोनों का जो लेवल होता है, टॉप लेवल, वो सेम रहता है। अगर हमारा ये घर का प्लान है हाउस का, ये हमारा लिंटल लेवल है, तो यहाँ से ही आपको डोर बनेगा 2100 नीचे तक, और यहीं से आपको विंडो बनेगा 1500 नीचे तक।
और ये वाला जो गैप होगा ये होगा आपको 600 का, क्योंकि ये बाकी 1500 का है, और फिर 2100 पे आपका फ्लोर लेवल आएगा। तो ये है आपका डोर्स एंड विंडो का स्टैंडर्ड साइजेस। इसमें अब आप कभी 1000 के बदले कभी आप 700 का ही प्रोवाइड कर देते हैं, कभी आप 1200 का भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो रूम के साइजेस के हिसाब से वेरी करेगा, बट ये स्टैंडर्ड साइज़ है। ये प्रोवाइड करने से आपको रूम में सनलाइट और फिर रूम में आपको जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो सारा आपको इन साइजेस के, ये आपके स्टैंडर्ड साइजेस है, ये रखने से आपको बाकी सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट वो सारी चीज़ें आपको इससे सेटिस्फाई होती हैं। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ रूम्स आर जनरली गिवन एज ब्रेथ इनटू लेंथ। अब ब्रेथ इनटू लेंथ क्या होता है, जब आप एक प्लान बना रहे हैं, ये आपका एक प्लान है सामने से, तो आप हम जब भी एक प्लान बनाएंगे तो आप उसका मेन एंट्रेंस तो फ्रंट से ही शो करेंगे, क्योंकि अगर आप मेन एंट्रेंस इधर से शो करेंगे तो जो भी उस ड्राइंग को रीड करेगा वो उसको उल्टा कर लेगा, पोर्ट्रेट मोड कर लेगा। अगर आप लैंडस्केप में ही बना रहे हैं तो फिर वो इधर से ही रीड करेगा। तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हम इधर से ही फ्रंट बना रहे हैं और ये हमारा बिल्डिंग का बैक होगा। तो जब हम लोग इस तरह से ड्राइंग हमेशा बनाएंगे तो ये हमेशा हमारा जो होगा ये विड्थ हो जाएगा, और ये जो होगा ये हमारा लेंथ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी भी ड्राइंग में देखेंगे जो रूम के साइजेस लिखे होंगे वो आपको एक्स डायरेक्शन के लिखे होंगे पहले, वाई डायरेक्शन के लिखे होंगे बाद में। तो ये आपको विड्थ हो जाता है और ये आपको लेंथ हो जाता है। तो ये विड्थ इंटू लेंथ के रेशियो में रूम के डायमेंशन दिए जाते हैं। कहीं पर अगर आपको इस तरह का रूम बन रहा होगा, अगर आप इस तरह का रूम कहीं पे बना रहे होंगे रेक्टेंगुलर लेकिन इस फेस में, तो ये आपको लिखेगा 2000 बाई 6000। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो विथ है, क्योंकि पहला वाला विथ ही होगा हमेशा, तो ये आपको 2000 का है और ये आपको 6000 का है। अगर आपको एक स्क्वायर होगा नियर स्क्वायर और इसका होगा आपको 4900 बाई 5000, तो आप नॉर्मल बिना स्केलिंग किए हुए आप इसको मेजर नहीं कर सकेंगे, आपको ये स्क्वायर ही लग रहा होगा। तो इस केस में 4900 आपका ये वाला साइज होगा और 5000 आपका ये वाला साइज होगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट साइजेस ऑफ डोर्स एंड विंडोज कैन बी गिवन इन अ टेबल। जब आप एक लाइन डायग्राम का एक प्लान बना रहे होंगे इस टाइप का, तो इसमें आप डोर्स एंड विंडोज़ को जिस तरह से वीडियो नोट करेंगे वो अभी हम लोग लाइन डायग्राम में बताएंगे कि किस तरह से डोर्स एंड विंडो को शो किया जाता है। तो आप उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको रूम्स के भी कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं D1, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं W1। अब अगर यहाँ पे एक और विंडो आ रहा है, इसका साइज W1 के जैसा नहीं है, दूसरा है, तो आप इसका नाम रख देते हैं W2, या फिर अगर सेम है तो आप इसका नाम रख देते हैं W1। अब ये D1 और W1 क्या है ये तो ड्राइंग में देख के पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बगल में ही ड्राइंग में एक टेबल बना देते हैं। इस टेबल में आपको बाकी सारे इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं कि D1 मतलब डोर, और डोर के बाद एक यहाँ पे दिया रहेगा इसका विथ, और उसके बाद इसका दिया रहेगा हाइट, फिर D1 इसका विथ हाइट, फिर W1 उसका विथ हाइट। इस तरह से एक टेबल बना देते हैं। उस टेबल में आपको जो जितने भी डोर्स एंड विंडोज़ है उसके सारे साइजेस आपको उसमें प्रोवाइडेड रहते हैं। लाइन डायग्राम में हम लोग सिर्फ उसका लोकेशन शो करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट किया जाएगा, वो भी हम लोग टेंटेटिव शो करते हैं, मतलब वॉल से कितने डिस्टेंस पे हम लोग विंडो या डोर प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम लोग उस समय शो नहीं करते लाइन डायग्राम में, ये हम लोग करते हैं मेन वाले ड्राइंग में। ये हम लोग को सिर्फ दिखाना होता है कि हम यहाँ विंडो यहाँ डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ओनर जो होगा वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता है कई बार, तो उसको ये चीज़ सिर्फ इतना समझा देना होता है कि ये W1 है, ये W1 है, ये D1 है, मतलब हमारा दो विंडो है, यहाँ से डोर है, यहाँ से एंट्रेंस होगा, ये हमारा रूम होगा। उसको सिर्फ उस चीज़ों से मतलब होता है। आपका कंसर्न होगा कि आप डोर से कितने साइज़ पे, आप कॉर्नर से आप कितने साइज पे डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके फुल ब्रिक लेंथ को कवर करेगा, या फिर आपको 2 ब्रिक वर्क देने के बाद एक ब्रिक वर्क को तोड़ करके ब्रिक बैट्स देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। तो इसलिए लाइन डायग्राम को उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे आपको वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लाइन डायग्राम बनाने से पहले ध्यान रहने चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रहना चाहिए, बिल्डिंग के बायलॉज जो हम लोग डिसाइड किए थे कि रूम का मिनिमम साइज़ क्या होगा, किचन का मिनिमम साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को याद रखना। प्लिंथ का मिनिमम हाइट कितना होगा, ये सारे चीज़ें जो हम लोग अगर रेसिडेंशियल के करेंगे तो रेसिडेंशियल वाले इन्फॉर्मेशन, अगर जब कमर्शियल करेंगे तो कमर्शियल वाले इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान होने चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम रूम का साइज़ देते रहेंगे तो हम कहीं बायलॉज को वायलेट तो नहीं कर देंगे। जैसे अब हमें पता है कि 9 मीटर स्क्वायर हमारा रूम का मिनिमम साइज़ होगा, तो अब हम लाइन डायग्राम बनाएंगे, हमें ये याद रहेगा, तो हम 9 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का साइज़ का रूम प्रोवाइड करेंगे। अगर उससे कम हो जाएगा तो बायलॉज वायलेट होंगे, बायलॉज वायलेट होंगे तो वो ड्राइंग्स आपकी अप्रूव नहीं होगी। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया गलती से तो आपका वो पूरा कंस्ट्रक्शन आपको तोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए बायलॉज याद रहने चाहिए और उसको सेटिस्फाई करते हुए ही हम लोग लाइन डायग्राम अब आगे बनाएंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बनाते हैं लाइन डायग्राम। अब लाइन डायग्राम बनाते कैसे हैं हम लोग ये समझते हैं। जब आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन टाइप का ले लेते हैं कि इसमें आपको गिवन है कि आपको 2 बेडरूम्स होने चाहिए, उसके आगे एक वरांडा होना चाहिए जो कि आपको 1200 mm वाइड होना चाहिए। ये आपको कंडीशंस गिवन है। आपको दोनों बेड और इसके बाद आपको बेडरूम्स में विंडोज़ प्रोवाइडेड होने चाहिए एंड डोर्स प्रोवाइडेड होने चाहिए। डोर्स तो ऑब्वियस होंगे, लेकिन डोर्स एंड विंडोज़ भी कहा गया है कि बेडरूम में प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन इसमें सिर्फ इतने ही गिवन है। अब आपको अपने बाईलॉज को ध्यान में रखते हुए और लाइन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको एक लाइन डायग्राम बनाना है। अब इसमें आपको साइजेस दिए हुए हैं कि जो बेडरूम के साइजेस होंगे, आपको साइजेस नहीं दिए हुए हैं, आपको एक प्लॉट दिया हुआ है। प्लॉट साइज 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का आपको प्लॉट दिया हुआ है और इसमें आपको ये स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। ये हम लोग कंसिडर करके चलते हैं स्क्वायर प्लॉट। और इसमें आपको अब 2 बेडरूम 1 वरांडा के साथ वाला एक लाइन डायग्राम बनाना है एक हाउस का। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट साइज को हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट साइज 100 मीटर स्क्वायर है और स्क्वायर में है। इसका मतलब है कि आपको एक तरफ का जो प्लॉट साइज होगा ये आपको होगा 10 मीटर्स का। ये है आपको प्लॉट साइज। तो प्लॉट साइज हमेशा टोटल ही होता है, ये तो कोई इनर और आउटर होगा नहीं। अब आपको एक घर बनाना है जिसमें आपका 2 बेडरूम होगा 1 वरांडा होगा। ये आपका बेसिक कंपोनेंट्स है। तो आपके 2 बेडरूम्स हैं और आपके बेडरूम के मिनिमम जो साइजेस होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बेडरूम साइज सबसे पहला आप कंसिडर कीजिएगा। तो बेडरूम साइज क्या होगा, आपको मिनिमम 9 मीटर स्क्वायर होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। इसका मतलब है कि आप एटलीस्ट 3 मीटर बाई 3 मीटर का एक बेडरूम आपको प्रोवाइड करना होगा। तो आप बेडरूम कंसिडर करते हैं 4 मीटर बाई 3 मीटर का। ये आपका एजम्पशन है पहला। ये आप बेडरूम साइज देंगे दोनों बेडरूम को। ये होगा आपको B1 भी एंड B2 भी, मतलब बेडरूम 1 एंड बेडरूम 2 दोनों आपका 4 मीटर बाई 3 मीटर होगा। उसके बाद वरांडा का साइज आपको गिवन ही है, विड्थ ऑफ वरांडा। विड्थ ऑफ वरांडा आपको गिवन है 1.2 मीटर। अब आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे। अब आपका ये प्लॉट साइज हो गया। अब आपको सेटबैक्स छोड़ने हैं। अब आपको सेटबैक्स नहीं पता है अभी कि कितने रखने हैं, तो आप एज्यूम करेंगे कि एज्यूमिंग सेटबैक ऑफ 2 मीटर्स ऑन ईच साइड। अब ईच साइड में जैसे कि आप इधर से 2 मीटर लेफ्ट कर देंगे और इधर से भी 2 मीटर लेफ्ट कर देंगे, तो आपका ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो अब आपके पास 2 मीटर 2 मीटर सेटबैक खत्म हो गया। अब आपका टोटल विड्थ जो था ये 10 मीटर था। अब आपके पास रह गया सिर्फ 6 मीटर्स। ये 6 मीटर आपको बिल्डिंग लाइन रह गया कि आपका बिल्डिंग का होगा। अब आप 2 बेडरूम्स डिसाइड कर रहे हैं जो कि आपको 3 मीटर्स के होंगे बाई 4 मीटर बाई 3 मीटर। तो अब आप 6 मीटर के इसमें आप 4 मीटर का अगर आप एक बेडरूम प्रोवाइड कर देंगे तो रेस्ट आपको दूसरा बेडरूम एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे। ये आपका हो जाएगा बेडरूम 1, ये हो जाएगा आपका बेडरूम 2। ये वाला जो इनर टू इनर डिस्टेंस है ये आपको 3 मीटर्स होगा और ये वाला भी इनर टू इनर आपको 3 मीटर्स होगा। अब एक चीज और समझने के लिए है कि इसमें आप जो टोटल बिल्डिंग का जो साइज देते हैं, एक तो होता है आप जो रूम साइज देते हैं वो आपको इंटरनल टू इंटरनल होता है, लेकिन जो आप टोटल बिल्डिंग साइज देते हैं वो आपको एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल होता है। तो उस केस में आपका ये जो टोटल होगा ये आपको 3 और 3 6 मीटर का तो आपको सिर्फ रूम्स है। आप अगर 200 200 और 200 का ये वॉल्स भी एज्यूम करेंगे तो आपको ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 6.4 मीटर्स हो जाएगा। ये 6 मीटर का नहीं रह जाएगा क्योंकि 6 मीटर तो आपके इंटरनल डायमेंशंस है। अगर आप 6.4 मीटर का टोटल बिल्डिंग दिखाएंगे तब ना आप उसमें 3 मीटर का 2 रूम एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको क्या होगा कि जो आपको रेस्ट 6 के बाद रह जाएगा 0.4, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको 0.4 में आपको वॉल्स एडजस्ट करना है। तो अगर हमने इसको 0.2 0.2 0.2 एज्यूम किया है तो ये हो जाएगा आपको 6.7
6 मीटर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 0.6 मीटर लेफ्ट आउट हो रहा है, मतलब 6.6 में से 336 का रूम है, तो बाकी 0.6 का क्या है, बाकी 0.6 का वॉल होगा। तो वॉल फिर आप क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब 6.6 का ये होगा, तो आपका ये 2 मीटर का सेटबैक आप अभी नहीं एज्यूम कर पाएंगे। तो आपका अब जो रेस्ट रह गया वो आपका रह गया 3.4, तो आप प्रोवाइड कर पाएंगे 1.7। तो आप एज्यूमिंग सेटबैक 1.7 मीटर ऑन ईच साइड, ये आप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एजम्पशन है, अभी आपको कोई डेटा तो है नहीं कि आपको क्या बायलॉज है कि आपको कितने प्रोवाइड करने हैं। और इधर भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं 2 मीटर्स, ठीक है। अब 10 मीटर का ये प्लॉट है, आपको 2 मीटर फिर से आप इधर प्लॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अभी ये आप अभी प्लॉट मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आप टोटल कितना जाने वाले हैं। तो अब आप 4 मीटर आने वाले हैं आप अपने रूम के साइजेस में, क्योंकि आपका रूम 4/3 था, ठीक है। तो ये 3 मीटर है, और ये वाला जो इनर टू इनर है इसको हम लोग 4 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपका रूम का साइज जो था, ये आपने जो एज्यूम किया था वो आपको अब एज्यूम करना होगा 4 मीटर बाई 3 मीटर नहीं करके 3 मीटर बाई 4 मीटर। क्यों? क्योंकि आपका जो विथ है, जो आपका एक्स डायरेक्शन में है, ये आपका 3 मीटर है, और जो आपका लॉन्गर डायरेक्शन में है वो आपका 4 मीटर है। तो आप रूम का साइज किस तरह से प्लॉट करते हैं, B इंटू एल, जो आपका विथ है ये पहले रहता है और एल आपका बाद में आता है। तो आपका ये 3/4 का ये करेक्ट आपका नोमेनक्लेचर है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका 2 बेडरूम हो गया, इस डायमेंशन को हम लोग हटा देते हैं वरना बहुत ज़रा लाइन हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 मीटर बाई 4 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर बाई 4 मीटर। अब ये 4 मीटर हो गया। अब आपको 1.2 का वरांडा प्रोवाइड करना है, तो वरांडा दोनों रूम का कॉमन होगा, ठीक है। ये आपको हो गया 1.2 मीटर वाइड वरांडा, ठीक है। अब आपको ये 4 और ये 1.2, मतलब आपको ये 5.2 आपका टोटल विथ हो गया। अब आपका टोटल प्लॉट है 10 मीटर का, लेकिन आपका 5.2 ये जो हुआ ये तो आपको इंटरनल टू इंटरनल हुआ। 4 का रूम है, 1.2 का वरांडा है, लेकिन आपको 1, 2 और 3 वॉल आ रहे हैं। तो इन तीनों वॉल को भी अगर आप 0.2 मीटर का लेंगे, 200 mm का, तो आपको ये हो जाएगा 4 एंड 1.2 5.2 एंड 0.6 5.8। तो मतलब आपका ये जो बिल्डिंग साइज हो जाएगा ये हो जाएगा 5.8 मीटर्स। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.8 में से जब आप 4 और 1.2 माइनस कर देंगे तो आपका 0.6 एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल रहा होगा। आपका ये टोटल 5.2 होता है, लेकिन 5.8 का टोटल लेंथ है, तो 5.8 का मतलब है कि जो रेस्ट 0.6 बचा है उसमें आपको 0.2 का। अब आप इसको एक्चुअली 5.6 देते हैं, क्योंकि वरांडा में अक्सर सामने की तरफ वॉल नहीं होता है, तो ये वाला जो है ये आपको वॉल कंसिडर नहीं होगा, ये आपको सिर्फ वरांडा का जो आपका फ्लोर का जो लाइनिंग होता है, क्योंकि ये आपका प्लिंथ के हाइट पे होगा, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है प्लॉट का साइज, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, क्योंकि आपका वरांडा भी तो कुछ हाइट पे होगा ना। तो अगर आप वरांडा अपर पोर्शन पे है, आपका ग्राउंड लोअर पोर्शन पे है, तो जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये एक एज का आउटलाइन दिखाई देगा ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला लाइनिंग सेम रख रहे हैं, जो यहाँ हमारा ब्रिक वॉल के लिए भी है। ये ब्रिक वॉल है और ये हमारा आउटर लाइनिंग है वरांडा का, जो हमारे ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रेस किया हुआ है। अगर ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ होता तो यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं होता, ये इस तरह से आपको प्लेन होता, अगर वो बिल्कुल ग्राउंड के बराबर में होता तो, ठीक है। तो ये रेस किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको एक लाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको टोटल 5.2 का होता है, लेकिन आपने ये वाला और ये वाले वॉल के थिकनेस 0.2 एज्यूम किया, इसलिए आप 5.6 का दे रहे हैं। तो आपका टोटल बिल्डिंग का जो साइज हो गया, बिल्डिंग साइज ये हो गया आपको 6.6 मीटर बाई 5.6 मीटर। आपने 10 बाई 10 के 100 मीटर स्क्वायर के प्लॉट में आपने 6.6 बाई 5.6 मीटर का प्लॉट अपना बिल्डिंग बनाया। तो आपका जो टोटल एरिया हो गया अप्रॉक्स कुछ 38 या 39, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर आया। तो आपने क्या किया कि 100 मीटर स्क्वायर के प्लॉट में आप अप्रॉक्स 40 मीटर स्क्वायर के आसपास आप अपना बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पोर्शन है वो आपके सेटबैक्स रह जाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, आपका 5.6 है, मतलब आपके पास रेस्ट जो बचा है वो 5.4 बचा है। तो आप अगर यहाँ पे 2 मीटर का सेटबैक प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे 3.4 मीटर का सेटबैक फ्रंट में आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ये आप 2.4 मीटर का,
आपको टोटल 4.4 मीटर का आपको रेस्ट डिस्टेंस बचा है 10 मीटर के प्लॉट में, तो आपका 5.6 ये बिल्डिंग है, तो आप इधर 2 मीटर प्रोवाइड करेंगे, तो आप फ्रंट वाला जो है ये आप लास्ट में डिसाइड करते हैं। जब आप तीनों तरफ का प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद आप फ्रंट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर फ्रंट में ज़्यादा मार्जिन है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप बैक में अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग फ्रंट वाला सबसे लास्ट में डिसाइड किए कि हम कितना सेटबैक प्रोवाइड करेंगे। अगर ये आपके बायलॉज से कम हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किससे, अगर बिल्डिंग पीछे की तरफ ले जा सकते हैं तो हम लोग पीछे वाला सेटबैक कम करेंगे और आगे वाला सेटबैक को उतना फिर जो रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड करेंगे। अगर ये भी नहीं हो सकेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ये 2.4 मीटर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और ये 2 मीटर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आपको इसमें और यहाँ ज़्यादा सेटबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इस प्लान को रोटेट कर देंगे, क्योंकि आपने अभी ये 4 मीटर वाला लेंथ लिया है और ये आपने 3 मीटर वाला लिया है, तो आप रोटेट करके कुछ इस तरह से कोशिश करेंगे कि आप मतलब अपने बिल्डिंग के साइजेस के रिक्वायरमेंट्स को उस तरह से आप सेटिस्फाई करेंगे। अब आपका अगर रोटेट करने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्गर डायमेंशन है 6.6 का, अगर वो तो भी नहीं हो रहा होगा तो आप रूम के साइज को रिड्यूस कर देंगे, 3 मीटर बाई 4 मीटर नहीं प्रोवाइड करके आप 3x3 प्रोवाइड कर देंगे, तब भी वो आपका मिनिमम जो आपका बायलॉज है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये हुआ आपको रूम का सारा लाइन डायग्राम। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप जैसे विंडोज हो गए, आपके डोर्स हो गए, आप इसको किस तरह से शो करेंगे अब वो समझाते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, वरना वो बहुत सारा लाइन आपको फिर डाउट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आपको रूम्स में विंडोज प्रोवाइड करना है, ये आपका कंपल्सन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपका मेन डोर सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपका मेन डोर किधर होगा। तो जब सामने में बरंडा है तो सामने में ही मेन डोर होगा, तो आप सामने में भी किस तरफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप बिल्कुल सेंटर में प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फिर जो दोनों साइड का जो वॉल का स्पेस होगा वो आपको यूज नहीं आ पाएगा। अगर आप एक साइड यहाँ पे अगर आप इस तरह से डोर प्रोवाइड करेंगे तो आप इस वाले वॉल को भी कुछ अपने या तो कबर्ड रखने के लिए या फिर आप ड्रेसिंग टेबल रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो आप हो सकता है कि बेड को ही यहाँ पे लगा दें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि डोर को कभी भी बिल्कुल रूम के सेंटर से नहीं प्लॉट करें, थोड़ा सा किसी एक एज से प्लॉट करें। तो इससे क्या होगा कि डोर का जो ओपनिंग होगा, जैसे आप डोर का सिंबल देखते होंगे, ये इस तरह का सिंबल होता है डोर का, ये आपका अगर वॉल आ रहा है तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये बताता है कि ये इस तरफ इसमें आकर के क्लोज होने वाला है इस वाले पॉइंट पे। तो ये जब ओपन होता है तो ये ओपन होकर के वॉल में जाकर के रेस्ट करेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वरना अगर आप बीच में देंगे तो वो गेट अगर सिंगल फ्लैप का होगा, सिंगल शटर का होगा, तो वो आपको ओपन होगा तो वो बिल्कुल आपको रूम के बीचों बीच ही ओपन रहेगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे कि ये डोर इस वाले वॉल में ओपन हो, और सेम इधर भी हम लोग एक डोर प्रोवाइड करेंगे, ये वाला डोर भी इस तरह से ओपन होकर इस वाले वॉल में आ जाएगा। तो लाइन डायग्राम में हम लोग ये शो नहीं करते हैं कि डोर किस तरह ओपन होगा, वो जब हम लोग मेन प्लान बनाएंगे बिल्डिंग का उस समय हम लोग शो करेंगे कि डोर किस तरफ ओपन होगा। अभी हम लोग सिर्फ टेंटेटिव ये डबल लाइन लगा करके ये शो करते हैं कि किस तरह आपका यहाँ पे डोर आ रहा है। अब ये डोर है कि विंडो है, तो यहाँ पे आपको एक नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा डी, या फिर आप D1 एंड D2, अगर ये दोनों अलग अलग साइजेस के डोर होंगे तो। ठीक है, अब आपको विंडो कहाँ प्रोवाइड करना है, तो आस्पेक्ट के हिसाब से और प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते थे कि जहाँ पे डोर है उसके फ्रंट वाले वॉल में हम लोग विंडो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास क्योंकि सेटबैक डिस्टेंस है, मतलब ये हमारा प्लॉट का लास्ट लाइन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर पे। इसलिए हमें प्रॉपर रूम में वेंटिलेशन एंड लाइटिंग दोनों रहेगा। तो ये आपका विंडो अगर सेम साइज का होगा तो ये होगा आपको W1 एंड W1। अब आपको कंपल्सन था कि 2 बेडरूम देना था, आपने दे दिया। एक वरांडा देना था 1200 mm वाइड का, आपने दे दिया। 1.2 मीटर का डोर्स एंड विंडो प्रोवाइड करने थे, आपने कर दिया। और प्लॉट साइज आपको पता था, अब आपने उसमें सेटबैक भी छोड़ दिया। अब आप ये D1, D2 और W1 इसके डायमेंशंस क्या है ये आप इस ड्राइंग में नहीं दिखाएंगे। आपको इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप ये एक शीट में बना रहे हैं, अगर आपका A2 या A1 का शीट है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस टेबल में आपको आइटम्स जैसे कि D1, D2 एंड W1 ये तीनों लिखना होगा। उसके बाद इसके साइजेस विथ एंड हाइट। तो विथ आपका रहेगा अगर 1200 mm है तो 1200 mm, हाइट आपका डोर का अगर 2100 ही होता है तो 2100। फिर D2 का विथ आपने 1000 ही प्रोवाइड किया है तो 1000 बाई 2100, और W1 जो है वो आपने अगर विथ 1000 और हाइट 1500 प्रोवाइड किया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस टेबल में अवेलेबल होंगे कि आपने W1, D1 और D2 ये तीनों के साइजेस क्या दिए हैं। ये लाइन डायग्राम में आप नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
अब इसमें प्लस आप कॉलम्स भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग कहीं पे भी कॉलम्स का लोकेशन नहीं शो किए हैं। बीम्स लेकिन हम लोग शो करते हैं, जो इस रूम के लिए जो ऊपर बीम आएगा वो बीम हम लोग इसमें शो करते हैं। तो अगर हमारा बीम फॉर एग्जांपल अगर इस वॉल के ऊपर ही चल रहा था तब तो हम उसको शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस बीम में यहाँ पे लिख देंगे 450 बाई 500 बीम, क्योंकि अब एक ही लाइन है, ये लाइन आपका ब्रिक वॉल भी है और ये लाइन आपका बीम का लाइन भी है, तो आप इसमें दोनों लाइन कैसे शो करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि 450 बाई 500 बीम। अब बीम जब आप मान लीजिए आपका इधर की तरफ अगर एक बीम चल रहा है तो हम लोग बीम को दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि बीम अगर हम लोग अगर हम इसको फर्स्ट फ्लोर माने तो इसमें अगर ये बीम आता तो ये क्या बॉटम की तरफ आएगा, तो ये आपको डॉटेड में दिखेगा। अब हम जब ऊपर की तरफ का बीम दिखाना चाह रहे हैं तो क्योंकि अभी हम लोग इसको विंडो सिल लेवल पे कट करते हैं तो हम लोग ऊपर का बीम दिखा तो सकेंगे नहीं, लेकिन हमको दिखाना भी है कि हम बीम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉटेड से और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बीम 300 बाई 500। तो इससे क्या हो रहा है कि ये डॉटेड वाला आपका एक बीम है और यहाँ भी डॉटेड लाइन होता, वो बीम का लाइन होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉल भी है इसलिए यहाँ पे एक फॉर्म लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है। अब आपको ये कंटिन्यूस लाइन देख करके और यहाँ पे बीम का साइज देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूस लाइन है मतलब ब्रिकवर्क है, और बीम का साइज भी दिया हुआ है मतलब है कि उसके ऊपर लिंटल लेवल पे या फ्लोर लेवल पे आपको यहाँ पे एक बीम भी प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि आपके रूम के बीचों बीच एक बीम क्रॉस कर रहा है जिसका साइज यहाँ लिखा हुआ है 300 बाई 500, और ये फॉर्म लाइन अगर होता है जिसका मतलब है कि ये ब्रिकवर्क होता। अब रूम के बीचों बीच क्योंकि ब्रिकवर्क है नहीं इसलिए यहाँ पे एक कंटिन्यूस लाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं अपना लाइन डायग्राम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। बायलॉज को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है और उसके हिसाब से हम लोग एक 2 बेडरूम और 1 वरांडा का प्लान बना दिए हैं। अब इसमें आपको ब्रिकवर्क जो है ये आपको सारी जगह पे है एक्सेप्ट ये वाला लाइन, ये जो फ्रंट वाला लाइन है इस पे आपको ब्रिकवर्क नहीं है, ये आपका ओपन वरांडा है, ये आपकी चॉइस थी, मतलब अभी मेरे चॉइस में ये ओपन वरांडा है। तो अब आपका सारा लाइन देख करके आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें से एंट्रेंस किधर से है। तो लाइन डायग्राम में हम लोग एंट्रेंस में जैसे जो हमारा अगर स्टेप होता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ऊपर चढ़ने के लिए, तो हम ये वाला स्टेप लाइन डायग्राम में नहीं शो करते हैं, ठीक है। ये आपको मेन ड्राइंग में फिर शो किया जाता है। इन्फॉर्मेशन उसके प्रोवाइडेड होते हैं कि स्टेयरकेस के स्टेप साइज, स्टेप्स 300 mm वाइड एंड स्टेयरकेस 1200 mm वाइड। मतलब है कि जो आपका यहाँ पे स्टेप्स आता उसकी जो टोटल विड्थ होती ये आपकी 1200 mm होती, और स्टेप्स की जो विड्थ होती है जिसपे आप पैर रखते हैं जो आपका ट्रेड कहलाता है उसकी जो विड्थ होती है वो आपको 300 mm होती, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होंगे लेकिन ये आपको लाइन डायग्राम में शो नहीं करना है। और उसके बाद जो आपका ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ लेवल पे आपका फ्लोर राइज हो रहा है तो उसके लिए भी आपको एक एज लाइन बनेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एज होगा जो आपके ग्राउंड लेवल से अगर बराबर होता तो आपको इसमें से कौन सा एज है पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका यही ऊपर नीचे कर दे तो आपको ये वाला एज और ये वाला एज पता चलेगा, तो इसलिए उसको लाइन से दिखाना पड़ता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रिकवर्क ही है, एक लाइन का मतलब ब्रिकवर्क भी होता है और एज लाइन भी होता है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक इंजीनियर की आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ब्रिकवर्क है कि नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रिकवर्क एज्यूम कर लेंगे तो फिर आपके घर का एंट्रेंस किधर से होगा। तो इसलिए ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है कि आपको फ्रंट में वॉल नहीं है ये आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तभी तो आपका एंट्रेंस होगा, और बाकी जगह पे आप वॉल एज्यूम करेंगे, ये एक प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन डायग्राम बनाते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। तो आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह कमर्शियल बिल्डिंग का जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उनका किस तरह से लाइन डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा यूनिट 3 जिसमें हम लोग प्लान, सेक्शन, एलिवेशन समझेंगे, और फिर इस लाइन डायग्राम को हम लोग डेवलप करना समझेंगे कि कैसे इस लाइन डायग्राम से हम लोग अपना मेन प्लान बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।